नमस्कार, मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स। लीगल जानकारी की इस सीरीज में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम को लेकर बात करेंगे। जी हाँ, जिसे हम सब जानते हैं पॉक्सो एक्ट के नाम से। पॉक्सो एक्ट लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बालकों को लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए इस अधिनियम को मुख्य रूप से लाया गया था। इस अधिनियम का जो अधिनियम संख्यांक है वो 32 है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये अधिनियम आमतौर पर बहुत ज़्यादा इससे संबंधित अपराध वर्तमान में हो रहे हैं, और इस अधिनियम का उद्देश्य उन अपराधों जो लैंगिक हमला है, लैंगिक उत्पीड़न है, अश्लील साहित्य हैं, इन अपराधों से बालकों का संरक्षण करना और इन अपराधों के संबंध में जो विचारण है स्पेशल कोर्ट के द्वारा उसका विचारण करने के लिए इसको बनाया गया है। इस अधिनियम को 19 जून 2012 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और 14 नवंबर 2012 को बाल दिवस के दिन इसे लागू किया गया था। इसमें टोटल 46 धाराएं हैं और 9 अध्याय हैं। इसका अध्याय 1 जो है वो बात करता है संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में। इसका संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। ये संपूर्ण भारत पर लागू है। 19 जून 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 14 नवंबर बाल दिवस के दिन ही इसे लागू कर दिया गया। सेक्शन 2 जो है वो बात करता है परिभाषाओं के संबंध में। 2A में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की परिभाषा दी गई है। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का अर्थ जो है जो धारा 5 में जो दिया गया है वही माना जाएगा। 2B में गुरुतर लैंगिक हमला, धारा 9 में जिसके संबंध में बात की गई है सशस्त्र बल या सुरक्षा बल जो संघ के यानी केंद्र संघ के जो सशस्त्र बल की सूची में शामिल हैं, चाहे वो सुरक्षा बल हो या पुलिस बल हो, इसके अंतर्गत आता है। 2D इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा भी गया है। बालक किसे कहा जाएगा? 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जो है इसके अंतर्गत आएगा, बालक के अंतर्गत आएगा। 2DA में अश्लील साहित्य के बारे में बताया गया है। अश्लील साहित्य का संबंध जो है लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण, इसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित कोई ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक होने जैसी लगे या सृजित हो, रूपांतरित हो या परिवर्तित हो, जो बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी इसके अंतर्गत आएगी। घरेलू संबंध का वो अर्थ होगा जो घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम में बताया गया है। और F में प्रवेशन लैंगिक हमले की बात की गई है। प्रवेशन लैंगिक हमला जो धारा 3 में बताया गया। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है लैंगिक हमला जो धारा 7 में बताया गया है। J में लैंगिक उत्पीड़न जो धारा 11 में बताया गया है। और स्पेशल कोर्ट L में स्पेशल कोर्ट के बारे में बताया गया जो धारा 28 में स्पेशल कोर्ट है उसके बारे में। अब चैप्टर 2 जो है इम्पोर्टेंट है, जो बात करता है बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से और उनसे संबंधित दंडों के विषय में। प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है कि अगर कोई भी यदि वह अपने किसी बालक के साथ प्रवेशन अगर हमला करता है, लैंगिक हमला करता है या उसके साथ किसी अन्य के साथ ऐसा कराता है या
उसके प्राइवेट पार्ट्स में कोई ऐसा शरीर का भाग प्रवेश कराता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है या प्राइवेट पार्ट्स पर अपना मुंह लगाता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने प्रवेशन लैंगिक हमला किया है। और धारा 4 जो है इसके दंड के बारे में बात करती है। जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वो न्यूनतम कारावास से जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर कोई यह अपराध 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ किया गया है तो उसकी सज़ा 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, वो आजीवन तक हो सकती है। और आजीवन का अर्थ होगा ऐसा व्यक्ति शेष प्राकृतिक जीवन से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। वैसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन शॉर्ट तौर पर हम ये बता दें कि जहाँ वैश्वासिक संबंध होते हैं या कोई किंग रेप से संबंधित है, ऐसे लैंगिक हमले को गुरुतर लैंगिक हमले की श्रेणी में माना जाएगा। और इससे संबंधित जो दंड की व्यवस्था है वो धारा 6 में दी गई है। धारा 6 में दी गई है जो कठोर कारावास जो 20 वर्ष होगा और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना भी। संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसमें कठोर कारावास 20 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु आजीवन तक हो सकता है। इसका शेष प्राकृतिक जीवन से संबंध है, जुर्माने से भी या मृत्युदंड से भी। इसे 2019 के संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें मृत्युदंड को भी जोड़ दिया गया है, यानी कि लाइफ टाइम 20 वर्ष या आजीवन कारावास, आजीवन कारा या फिर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। इसके बाद आते हैं हम धारा 7। धारा 7 बात करता है लैंगिक हमले के संबंध में। लैंगिक हमला जो प्रवेशन न होके स्पर्श में होता है, यानी कि इसके प्राइवेट पार्ट्स को, बालक के प्राइवेट पार्ट्स को जो स्पर्श करता है तो ये माना जाएगा कि वो लैंगिक हमला करता है। जो कोई लैंगिक हमला करेगा वो न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास जिसे 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 5 वर्ष है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इसी में जो गुरुतर लैंगिक हमला मैंने पहले भी बताया है चैप्टर धारा 5 में, जो वैश्वासिक संबंधों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है, वैश्वासिक संबंध जहाँ हो ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वहाँ दंड की अवधि जो है वो न्यूनतम 5 वर्ष की होगी और अधिकतम 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। उसके बाद आता है लैंगिक उत्पीड़न। उत्पीड़न का मतलब है शब्दों से, बोले गए शब्दों से उसका पीछा करना, कहना, अश्लील बातें करना, अंगों का प्रदर्शन करना या कोई अन्य चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है या कोई बालक को अश्लील प्रयोजनों के लिए कोई प्रलोभन देना या कोई इनाम वगैरह देना, ये सब माना जाएगा कि उसने लैंगिक आशय अंतर्वलित है। ये तो फैक्ट का प्रश्न है, लेकिन ये माना जाएगा कि लैंगिक उत्पीड़न किया गया। जो कोई लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना से भी दंडित किया जाएगा। चैप्टर 3 जो है वो बात करता है कि अगर अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए अगर बालक का उपयोग किया जाता है तो क्या होगा। अश्लील साहित्य
जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या मीडिया के रूप में हो, टेलीविज़न में हो, किसी से संबंध हो जहाँ किसी बालक के जनन अंगों का प्रदर्शन हो, चाहे वो वास्तविक हो या नकली हो, कोई अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन हो, ये अगर कोई करता है तो करता है तो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। पश्चातवर्ती दोष, अगर एक बार ये दोष सिद्ध किया जा चुका है इसमें, तो 7 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से भी दायी होगा। और अगर धारा 3 से संबंधित है कोई ये अपराध तो 10 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकेगी। और अगर धारा 5 से संबंधित है तो कठोर आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 7 से है तो 6 वर्ष से कम की नहीं होगी। अगर धारा 9 से संबंधित है तो जो है वो 8 वर्ष से कम की नहीं होगी। फिर 15 में अगर बालकों से संबंधित कोई ये अश्लील सामग्री का भंडारण करता है, अगर कोई इस आशय से करता है कि उसका वितरण किया जाए तो 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर एक बार दंडित किया जा चुका है तो 10,000 तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर इसका प्रयोजन जो है भंडारण वितरण किसी रूप में करेगा, 3 वर्ष तक का अगर कोई इसका भंडारण करता है या किसी को वितरित करता है तो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यापारिक प्रयोजन के लिए करता है, यानी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, तो प्रथम दोष सिद्धि पर 3 साल जो 5 वर्ष तक का हो सकता है, और द्वितीय दोष सिद्धि है या उसके पश्चात दोष सिद्धि है तो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, 7 वर्ष तक के कारावास से उसे दंडित किया जा सकता है। अब चैप्टर 4 जो है बात करता है दुष्प्रेरण और प्रयत्न के विषय में। दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किया जा सकता है: उकसाने के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा और सहायता करके। दुष्प्रेरण के लिए दंड, अगर दुष्प्रेरित कार्य कर दिया जाता है तो उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए है, जो अपराध के लिए दंड रखा गया है। बाद 18 है, किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न के लिए अगर कोई अपराध कारित करता है या करवाता है तो उसके लिए बंधित किसी भांति के ऐसे कारावास से जो आजीवन कारावास से आधे तक की हो सकती है या दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकती है, दंडित किया जाएगा। कब? जब किसी अपराध को कारित करने का प्रयत्न किया जाए तब। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, मामलों की रिपोर्ट में प्रक्रिया क्या होगी। मामलों की रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन जो अपराध हैं उसके विषय में विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस करेगी, या विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस। प्रत्येक रिपोर्ट एक प्रविष्टि संख्या में लेखबद्ध की जाएगी, सूचना वाले देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। इसके बाद धारा 20, मामले की रिपोर्ट करने के लिए मीडिया स्टूडियो फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। संख्या को ध्यान में लाए बिना किसी सामग्री को जो किसी माध्यम में उपयोग हो, बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा। अगर कोई मामले की रिपोर्ट से संबंधित कोई मीडिया स्टूडियो फोटो चित्रण या होटल क्लब किसी में अगर कोई नियोजित व्यक्ति है और उससे संबंधित कोई अगर ऐसी बात आती है तो वो उसको उपलब्ध कराएगा। उसके बाद धारा 21, मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड। अगर कोई भी व्यक्ति मामले की रिपोर्ट करना या उस रिपोर्ट को लिखने में जो है विफल रहता है तो वो 6 माह तक के कारावास
या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई कंपनी वगैरह है वो ऐसी रिपोर्ट करने में विफल रहेगा तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। लेकिन ये उपबंध जो है बालक के लिए लागू नहीं है। धारा 22 बात करती है मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में उसको अपमानित करने के लिए, उद्धापित करने के लिए, धमकाने के लिए या उसकी मानहानि के लिए कोई मिथ्या परिवाद करता है या मिथ्या सूचना देता है तो वह 6 माह तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर ये कोई मिथ्या परिवाद किया बालक के द्वारा किया गया है तो बालक को कोई दंड नहीं दिया जाएगा। अगर जो कोई बालक न होते हुए अगर बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना इसको मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराएगा जिसके द्वारा ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित हो तो 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। मतलब अगर कोई बालक के विरुद्ध इस आशय से कोई परिवाद या मिथ्या सूचना देगा कि इससे बालक को इस अधिनियम के तहत उत्पीड़ित किया जा सके। मीडिया के लिए प्रक्रिया, कोई भी मीडिया स्टूडियो फोटो बिना सूचना के जो है बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिससे इसकी प्रतिष्ठा का हनन हो, उसकी गोपनीयता का उल्लंघन हो। अगर कोई ऐसा करता है तो 6 माह तक के कारावास जो 1 वर्ष तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 6 बालक के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया क्या होगी। बालक का कथन मतलब बयान। बालक के कथन को उसके निवास पर या उसकी पसंद के किसी स्थान पर महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखा जाएगा जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। बयान लिखते समय पुलिस अधिकारी जो है वर्दी में नहीं होंगे। अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा यानी कि बयान लेते समय यह सुनिश्चित करेगा कि वो किसी भी प्रकार से अभियुक्त व्यक्ति के संपर्क में ना आए। बालक को पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा रात्रि के समय और बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जाएगा। पुलिस अधिकारी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान मीडिया से संरक्षित रखी जाए। बालक के विशेष हित में स्पेशल कोर्ट के द्वारा जब तक निर्देशित न किया जाए तब तक उसकी पहचान को उजागर न किया जाए। इसके बाद धारा 25 है मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के अभिकथन का अभिलेखन। जब मजिस्ट्रेट के समक्ष बालक के बयान होंगे तो 164 दंड प्रक्रिया संहिता में था और अब जो है 183 BNS में है, BNSS में है, BNSS में है। जो बालक बोलेगा वही मजिस्ट्रेट जो है बयान अंकित करेंगे। यहाँ अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात नहीं है, अनुज्ञात करता है, वहाँ इस मामले में लागू नहीं होगी। यानी कि अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता को उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसके बाद धारा 26 आती है। धारा 26 जो है बालक का कथन अभिलिखित किए जाते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक का भरोसा हो या विश्वास है उपस्थिति में बालक जैसा बोले उसी अनुरूप उसका कथन लिखा जाएगा। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के कथन को अभिलिखित करते समय अगर कोई अनुवादक या द्विभाषी की जरूरत हो सहायता उसकी ले सकता है। और जहां संभव हो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाएगा। धारा 27 चिकित्सीय परीक्षा की बात करती है। अगर पीड़ित कोई बालिका है तो महिला डॉक्टर के द्वारा उसकी चिकित्सा की जाएगी और साथ में उसके माता पिता या अन्य व्यक्ति की भी उपस्थिति होना अनिवार्य है जिस पर वो भरोसा करता। विशेष न्यायालय
के संबंध में बात की गई है। त्वरित विचार के लिए जो है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को ही एक स्पेशल न्यायालय बनाएगी। 2829 कतिपय अपराधों के बारे में उपधारा धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन किसी अपराध को करने का दुष्कर्म करने या प्रयत्न करने के लिए अभियुक्त किया जा रहा है, वहाँ विशेष न्यायालय यह उपधारा करेंगे कि ऐसे व्यक्ति ने वो अपराध किया है जब तक कि इससे विरुद्ध साबित नहीं हो जाता। आपराधिक मना स्थिति की उपधारा। इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में जो अभियुक्त के पक्ष पर आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा अगर करता है तो न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की भी उपधारा करेगा कि ऐसी मानसिक स्थिति उसमें पहले से मौजूद थी। 31 विशेष न्यायालय के समक्ष जो है कार्रवाइयाँ CRPC और अब BNSS के अनुसार चलेंगी। धारा 32 विशेष लोक अभियोजक के बारे में बात करता है। विशेष अभियोजन का संचालन करने के लिए जो है एक विशेष लोक अभियोजक होगा। विशेष लोक अभियोजक बनने के लिए पात्रता तभी होगी जब कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में उसने विधि व्यवसाय किया हो, यानी वकील के तौर पर प्रैक्टिस की हो, तब उसको जो है एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में ही अपॉइंट किया जा सकता है। अध्याय 8 बात करता है विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया क्या होगी, साक्ष्य का लेखन क्या होगा। विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान परिवाद पर और पुलिस रिपोर्ट 2 स्थितियों में ले सकता है, या तो परिवाद दायर हो या फिर पुलिस रिपोर्ट। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा ये की जाएगी, जो क्रम है उसके संबंध में। इसके बाद धारा 34 है बालक द्वारा किसी अपराध के घटित होने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने की दिशा में संरक्षित है। अगर कोई ऐसा प्रश्न उठता है तो किशोर न्याय जेजे एक्ट के 2015 के उपबंध के अधीन उस पर कार्रवाई होगी। धारा 35 बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करने के बारे में बात करती है कि न्यायालय संज्ञान लेने के 30 दिन के भीतर उसका जो है बयान लिखेगी बालक का, और संज्ञान लिए जाने के 1 वर्ष के भीतर उसका ट्रायल जो है पूरा करने का प्रयास करेगी। साक्ष्य देते समय जो है अभियुक्त व्यक्ति दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन ये भी सुनिश्चित करेगी अदालत कि उस बालक का कथन सुनने के लिए वो अपने अधिवक्ता के संपर्क में रहे। 37 कैमरा ट्रायल की बात की गई है। इसका संचालन बंद कमरे में होना चाहिए। बालक के माता पिता, परंतु जहाँ विशेष न्यायालय की राय है तो परीक्षा न्यायालय से भिन्न अन्य स्थान पर भी कर सकता है। बालक का साक्ष्य अभिलिखित करते समय अगर कोई विशेषज्ञ या कोई दुभाषिया या अनुवादक की जरूरत है तो भी धारा 38 इस बारे में प्रावधान करती है कि ऐसा उपलब्ध कराएगी। 9 चैप्टर 9 विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए भी इसके पास मार्ग निर्देशन है। 40 बात करती है विधिक काउंसिल की सहायता लेने का अधिकार है बालक को। 41 3 से 13 के तथ्य के उपबंधों का लागू न होना। अनुकल्पित दंड के बारे में बात की गई है। अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है प्रयास करेगी सरकार। धारा 43 में बात किया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। 45 में नियम बनाने की शक्ति दी गई है। नियम इसके संबंध में केंद्र सरकार बनाएगी, और नियम प्रत्येक सदन के जब वो सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए जो है उसको रखा जाएगा चर्चा के लिए। अगर कोई इससे कठिनाइयां हैं तो दूर करने की शक्ति भी धारा 46 में दी गई है, लेकिन वो अधिनियम प्रारंभ होने के 2 वर्ष के समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। तो ये था पॉक्सो एक्ट 2012। इसका संक्षिप्त विवरण हमने आपको दे दिया है। अगर
इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम यथासंभव आपका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये पॉक्सो अधिनियम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और व्यवहारिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग होता है। इस अधिनियम से संबंधित अपराध वर्तमान समय में बहुत ही अधिक हैं। इस अधिनियम से संबंधित अपराधों का ट्रायल करने के लिए जो है स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है। सो गाइस, अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इसका लाभ मिल सके। और हमारे चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।